11 क्लास एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अर्थ। तो अर्थ से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है उन सबको हम किसमें पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में। ओके, एंड हियर वी रीड अबाउट अर्थ। तो सबसे पहले अर्थ से क्या जुड़ा है, यूनिवर्स, सन, ये सब जुड़े हुए हैं। तो अब ये कैसे जुड़े हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी सोचा है क्या जैसा अभी अर्थ है पहले भी ऐसा ही था? तो इसका जवाब आप जरूर कमेंट में बताइए। अब हम अर्थ के यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में, मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स कैसे बना, तो इस पर अलग अलग लोगों ने आई अपनी बातें दी। तो इन्हें हम थ्योरीज कहते हैं, जिसे हम थ्योरीज कहते हैं। तो पहले जो थ्योरीज थी इतनी पावरफुल नहीं थी, वो बस एक अजम्पशन था, एक सोच थी, इसलिए हाइपोथेसिस कहते हैं। इन थ्योरीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक अर्ली थ्योरीज एंड ये मॉडर्न थ्योरीज। जो अर्ली थ्योरीज थी, थिंकर्स यूज लॉजिक ऑब्जर्वेशन, जो साइंसेस थे उनके ऑब्जर्वेशन पे बेसिक। तो पहली जो थ्योरी आती है, क्या कौन सी थ्योरी है, नेबुला हाइपोथेसिस। मेरा स्क्रीन सही से काम नहीं कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, प्लीज डोंट माइंड। नेबुला हाइपोथेसिस, सन अराउंड बाय रोटेटिंग गॉड। अब नेबुला किसको बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो यही है, व्हाट इज नेबुला। तो नेबुला जो है ये एक ऐसा क्लाउड था, एक ऐसा मतलब क्लाउड बादल की तरह था, जिसके अंदर बहुत सारे गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स भरे हुए थे। अब वो गैस कौन से हम बाद में देखेंगे, मगर ये हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट किसने किया था, इमैनुएल कांट ने एंड फ्रीड साइमन लैपलस ने। इन दोनों का नाम याद रखना, नेबुला हाइपोथेसिस, इमैनुएल कांट एंड फ्रीड साइमन लैपलस। सन सराउंडेड बाय रोटेटिंग गैस क्लाउड, जो उसी को हम नेबुला कहते हैं। प्लैनेट फ्रॉम इसी क्लाउड्स में से प्लैनेट बने। अब ये कैसे बने हम आगे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, आप मुझे जरूर बताइएगा कि अगर प्लैनेट फॉर्म सेम क्लाउड से हुए तो सबका साइज और कॉम्पोजिशन, मतलब किसी प्लैनेट में कौन से मिनरल्स है कि नहीं है, ये सब डिफरेंट कैसे हैं, ये जरूर सोचिएगा, जबकि सब एक ही नेबुला से बने हैं। और फिर दूसरी थ्योरी आती है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इसे किसने दिया था, थॉमस कैम्बेलियन एंड फॉरेस्ट माउंटेन ने। इसे भी इन दोनों लोगों ने दिया था, थॉमस कैम्बेलियन एंड फॉरेस्ट माउंटेन। अब पासिंग स्टार फुल मटेरियल, मतलब इनका मानना था कि स्पेस में तो बहुत सारे स्टार्स रहते हैं, तो सन के पास भी सन के जैसा कोई स्टार गुजर रहा था। और आपको पता है कि स्टार्स में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, बस अभी इतना याद रखो। तो जो पासिंग स्टार था वो उसका मटेरियल क्या किया, सन में से खींच लिया और उसे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए सारे उसके जो मटेरियल्स, और बाद में वो क्या बन गए, प्लैनेट। तो यही थ्योरी में कहा जाता है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इट कॉमन फॉर स्टार टू बी क्लोज। और ये प्रॉब्लम क्या था, ये बहुत रेयर इवेंट है, इसीलिए इस थ्योरी को वीक माना गया। अब थर्ड थ्योरी है हमारी बाइनरी थ्योरी, जिसे जेम्स डीन एंड हैरोल्ड जेफरेस ने दी थी। इन्होंने कहा था कि सन का जो कंपेनियन स्टार है, इंटरेक्शन हुआ था और प्लैनेट बन गए थे। वी सच आर सुप्रीम ऑफ स्टार, सीधा सच सिस्टम। इसको इतना माइंड कीजिए। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो मॉडर्न थ्योरी है, जिसे हम मानते भी है, इसी थ्योरी को आज तक माना गया है, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, और इसी थ्योरी को माना जाता है। इस थ्योरी को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसे डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं कि हाउ यूनिवर्स आर फॉर्म, कैसे यूनिवर्स बना, स्टार्स कैसे बना। तो पहले तो क्या हुआ, यूनिवर्स में एक सिंगुलर आइटम था, मतलब एक ऐसा आइटम था जिसके पास इनफाइनाइट डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, उससे पहले आप ये समझ लीजिए। तो चलिए पहले आपको डेंसिटी समझा देती हूँ, फिर आगे हम आएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, हाँ यहाँ पे हमारा डेंसिटी। तो यहाँ पे हम डेंसिटी को देखते हैं। इसे डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जैसे कोई छोटी सी जगह है, उसे आप मिट्टी से भरते जाए मतलब एक थैला लिया आपने, उसे आप इतनी मिट्टी से भर दिया, और छोटी सी थैले है छोटा सा, और उसमें आपने इतना मिट्टी मतलब इतना वॉल्यूम भर दिया मास का, तो उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। जैसे डेंसिटी का मास के पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि कितना आप एक चीज में, किसी भी चीज में कितना मास प्रेजेंट है, कम चीजों से डेंसिटी डिसाइड होता है। जैसे ऑब्जेक्ट स्पॉन्ज आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, मगर वो छूने में वजन नहीं होता है। क्यों वजन नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मास की क्वांटिटी होती है वो वॉल्यूम कम होता है उसका, और इसी की वजह से उसका वजन कम होता है और उसके अंदर स्पेस ज्यादा होता है। तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर डेंसिटी कम है, क्योंकि उसके अंदर जगह तो है मगर वो जगह इतनी भरी हुई नहीं है, खाली जगह है, हल्का है, तो इसमें उसकी डेंसिटी कम है। अब वाटर में डेंसिटी ना कम है ना ज्यादा, बैलेंस डेंसिटी है। अब आयरन, आप 1 किलो का आयरन उठाओ कितना भारी लगेगा, उसी के मुकाबले आप कोई 1 किलो की स्पंज का उठाओ, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि मास में 1 किलो में ही इतना सारा मास के एक आयरन क्यूब में, समझो एक क्यूब ले लूँ 1 किलो का, या तो जिससे हम वजन करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो जब मैं वो लेती हूँ तो देखिए वो कितना वजन होता है, क्योंकि इतने से में इतना सारा मास प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई। तो आई होप आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डेंसिटी को आप सिंपली ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे कि किसी भी चीज में मास की क्वांटिटी, कम चीज में मास की क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो हाई डेंसिटी हो जाता है, और लो हो तो वो लो डेंसिटी। अब आपको यहाँ डेंसिटी समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी वाटर पे तेल गिरता है तो तेल वाटर के ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि तेल के अंदर इतनी डेंसिटी नहीं है कि वो वाटर के अंदर जाके घुल सके, इसीलिए वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तेल से। अब यहाँ पे आपको आई होप डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए हमारे बिग बैंग थ्योरी पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा बिग बैंग थ्योरी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में देखते हैं कि एक सिंगल स्टार होता है,
ये जो सिंगल स्टार सिंगल एटम होता है, इसे हम के अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है। एक तो इनफिनाइट डेंसिटी, डेंसिटी जिसे हम समझ के है कि एक छोटे से चीज में कितना मास वैल्यूम प्रेजेंट है, और टेम्परेचर भी इनफिनाइट था। और यहाँ पे आप सोचोगे इनफिनाइट क्या है? इनफिनाइट मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत ज्यादा बियॉन्ड द इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि इतनी ज्यादा डेंसिटी और टेम्परेचर था। और सिंगुलर, उसके बाद स्टेज 2 में क्या होता है? अब देखिए कोई भी चीज है बहुत ज्यादा गर्म होते जाएगी तो क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा, वो चीज फूट जाएगी। और कोई चीज टूटती है तो टूट के क्या होती है? टुकड़ों में बिखर जाती है। इसीलिए वो सिंगल एटम का टूट गया और वो टूटने के बाद टुकड़ों में बिखर गया, तो वो जो बिखरा तो वहीं से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ एक्सपांड करना। तो और आज भी माना जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है एक्सपांड करता है। जैसे कि आप एक बलून लीजिए, बलून के ऊपर एक डॉट कीजिए, वो डॉट करोगे तो फिर आप जब बलून को फुलाते जाओगे तो देखोगे वो डॉट फैलते जाएगा। ऐसे ही यूनिवर्स क्या हो रहा है? हमारा फैलते जा रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है। तो एविडेंस कहाँ से मिले? हेवलस लॉ। एडविन एबल ने प्रूव किया था कि गैलेक्सी क्या हो रही है? मूव कर रही है, हेवलस लॉ के थ्रू। और थर्ड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैटर। अब भी धीरे धीरे क्या हुआ? एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई, मैटर बना और एटम क्या हुआ? फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट। अब देखते हैं व्हाट प्रेजेंट इन द अर्ली यूनिवर्स। अब सबसे पहले तो आपको पता है अर्ली यूनिवर्स में हम लोग ने देखा था जो नेबुला होते हैं उसके अंदर बहुत सारे गैसेस, और मैंने आपको बताया था कि मैं गैस के कौन सी रहती है, तो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ही क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यही गैस बहुत प्रेजेंट थी। तो इसका और डिटेल में आप जानिए, जाके पता कीजिए। 10 पार्टिकल्स से जो स्पेस में घूमते हैं, और एनर्जी पता है, जब कोई भी चीज रोटेट करती है तो वो एनर्जी पैदा करती है, और यहीं से एनर्जी पैदा हुई, और जब एनर्जी पैदा हुई तो ग्रेविटी पैदा हुई, और डेंसिटी से भी पर वॉल्यूम से ग्रेविटी पैदा होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्स के बाद अब हमारा स्टार कैसे फॉर्म हुआ। स्टार मतलब हमारा सन, ये कैसे फॉर्म हुआ? तो जो नेबुला है, जो ह्यूज गैस क्लाउड था, वो उसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन था, हीलियम था, डेंसिटी भी आती है, सब पता है हमें। ओके, सम पार्ट्स बिकम डेंसर एंड ग्रेविटी। यहाँ पे देखिए ह्यूज क्लाउड, वेयर टेम्परेचर क्या था? बहुत हाई था, हाइड्रोजन हीलियम थे, एंड एनर्जी रिलीज। स्टार क्या हुआ? टेम्परेचर हाई, मल्टीपल न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे थे जिससे एनर्जी हुआ रिलीज। और उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास बिकम डेंसर, ग्रेविटी टू वो इनवर्ट, और जो पार्ट था वो बहुत डेंसर होने लगा, और जो हमारी ग्रेविटी थी वो सेंटर में अंदर चले गई, और इसीलिए आज भी जो हमारा सन है बहुत हॉट है। ये वाला तो हमने पढ़ ही लिया है। अब लेट्स सी प्लैनेट कैसे बने। हाउ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। इफ प्लैनेट्स वर मेड ऑफ डस्ट दे वॉइड और नॉट डस्ट कीप फ्लाइंग इन द स्पेस। और हाँ, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर प्लैनेट हम बोले कि डस्ट से बने हैं, डस्ट से, गैसेस से, तो वो क्यों नहीं उड़ रहे हैं डस्ट स्पेस में? कोलिजन ब्रेक थिंग्स अपार्ट, देन हाउ डिड प्लैनेट फॉर्म। तो जो कोलिजन हुआ था तो उसमें क्या हो जाते हैं? थिंग्स ब्रेक हो जाते हैं, तो कैसे प्लैनेट बने? तो पहला देखते हैं हम लोग प्लैनेट फ्रॉम ग्रेजुअली फ्रॉम गैस डस्ट अराउंड यंग सन। पहले सन बन गया, अब हमारा सन बनने के बाद क्या बन रहा है? प्लैनेट। कैसे कि जो सन के अराउंड है, ये देखिए हमारा सन है, सन के अराउंड भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, वो सब इकट्ठा होकर प्लैनेट बनते हैं। तो हम इनके स्टेजेस में देखते हैं। तो उससे भी पहले हमें ये 3 चीज समझनी होगी कि ग्रेविटी, टेम्परेचर एंड सोलर वाइंड। ओके, तो उस टाइम पे सन में मेन फोर्स क्या था? ग्रेविटी थी, जो पार्टिकल्स को पकड़ के रख रही थी। और जब स्टार फॉर्म हुआ तो ग्रेविटी कहाँ चले गई? सन के सेंटर में अंदर, और टेम्परेचर बहुत हॉट था सन के पास। और सोलर वाइंड मतलब जो सन के पास जो हवाएं चली थी रोटेशन की वजह से, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत तेज थी। तो अब हम देखते हैं प्लैनेट कैसे फॉर्म है। पहला स्टेज था फॉर्मेशन ऑफ रोटेटिंग डिस्क। अब देखिए कैसे कोई चीज गोल घूमती है तो गोल गोल घूमते जाती है, स्प्रिंग होते जाती है। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं तो बढ़ते जाती है। तो जब ऐसे ही बहुत बढ़ते जा रहा था सन के पास, तो जो सन के पार्टिकल्स थे वो स्पेस में छुटने लगे थे, जहाँ पे सर्कल बनने की वजह से उसकी जो ग्रेविटी पुल थी वो बिखरने लगी थी। जैसे कि हम कभी देखिए कोई चीज गोल गोल घुमाते हैं, बहुत तेज घुमाएंगे, उसके अंदर कुछ रखा होगा, तो गोल गोल घूमते उसके अंदर का सामान है वो बाहर की तरफ बिखरने लगेगा, घूमने लगेगा। जैसे ही सन के साथ हुआ। उसके बाद हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेटेरिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है? प्लैनेटेरिज्म में जो पार्टिकल सन के ग्रेविटेशनल पुल से निकल के बाहर आ जा रहे थे, वो आपस में चिपक जा रहे थे, आपस में एक जगह चिपक रहे थे वहाँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और उसी को हम लोग आपस में छोटे छोटे टुकड़ों का चिपक जाना, उसी को हम लोग प्लैनेटेरिज्म एक्सेलरेशन। जैसे कि हम लोग जब बर्फ का गोला बनाते हैं तो बहुत सारे बर्फ को एक साथ चिपकाते हैं, उसी तरह। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट क्या हुआ? नियर नो गैस एंड, ये तो अभी इसको रहने दीजिए। और इसके बाद प्लैनेट क्या हुआ? हमारा फॉर्म हो गया। उसके बाद जो प्लैनेट है, आपको तो पता ही है कैसे प्लैनेट है, बहुत सारे प्लैनेट है। उसमें से सबसे पहला प्लैनेट है जो इंटीरियर एस्टेरॉइड बेल्ट भी है, एस्टेरॉइड बेल्ट भी है, और फिर उसके अंदर जो प्लैनेट है हम उनसे इनर प्लैनेट, और जो बाहर है उससे आउटर प्लैनेट बोलते हैं। जो इनर प्लैनेट है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। हाँ, और इन्हें इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। अब इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों बोलते हैं? इसके पीछे भी कुछ रीजन है, तो हम देखेंगे। पहले देखिए आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसे जेविन प्लैनेट या तो इसे हम गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? अब देखिए इन दोनों प्लैनेट की खासियत क्या है, इसी के बेस पे आपको पता चल जाएगा कि इन्हें हम इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल और जेविन प्लैनेट क्यों बोलते हैं। तो जो इनर प्लैनेट होते हैं उसके टेम्परेचर हाई होते हैं, ऑब्वियसली बात है। जो सन के पास है, सन के पास टेम्परेचर और सोलर वाइंड, ग्रेविटी पुल सब ज्यादा है। तो जो प्लैनेट सन के जितने पास रहेगा उसके पास उतना ज्यादा टेम्परेचर, डेंसिटी, ग्रेविटी सब ज्यादा रहेगा। तो हमारा अर्थ तो 3rd नंबर पे है, तो इसकी वजह से इतना नहीं है। स्ट्रॉन्ग सोलर वाइंड भी होगा। अब देखिए जहाँ पे इतना तेज हवा चलेगा, बहुत तेज हवा चलेगा, तो कोई भी गैस रुक पाएगी क्या? वहाँ पे नहीं। तो इसलिए वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोलर वाइंड है। और ग्रेविटी क्या है? लो, अब यहाँ पे देखिए, जब हम इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जमीन फॉर्म हो गई, लैंड फॉर्म हो गई, रॉक फॉर्म हो गया। कैसे? जो प्लैनेट सन के पास थे वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई था कि गैसेस तो ऐसे ही, सोलर वाइंड की वजह से गैसेस का तो काम ऐसे ही खत्म हो गया। गैस सारे क्या हो गए? उड़ गए हवा में और सन से दूर चले गए। और फिर उसके बाद क्या बच गए? चट्टाने, जो डस्ट पार्टिकल थे वो बच गए, और वही डस्ट पार्टिकल क्या बन गए? चट्टाने। और
यहाँ पे और ग्रेविटी लो थी, इसीलिए वो लोग ने गैस को भी नहीं पकड़ पाए। आउटर प्लैनेट में अब जो गैस उड़ के दूर तक गए सन से, तो वो सब जमा हो गए, सब गैसेस से बने हुए। लो टेम्परेचर मतलब वहाँ सन से दूर है तो टेम्परेचर भी लो है, सोलर वाइंड भी लो है, और हाई ग्रेविटी है जो गैसेस को होल्ड करके रखे। वाई प्लैनेट डज नॉट कोलाइड। अब ये बताइए कि प्लैनेट आपस से एक दूसरे में क्यों नहीं टकराते हैं जरूर। वाई एस्टेरॉइड बेल्ट एग्जिस्ट, और एस्टेरॉइड बेल्ट क्यों एग्जिस्ट करती है, प्लैनेट बना, और ये एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ से आया, तो इसके लिए भी आप बताइए। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है फेल प्लांट फॉर्मेशन एंड जियोफिटर, मतलब ये प्लांट नहीं बना, प्लैनेट नहीं बना पाए। वाई अर्थ सपोर्ट लाइफ बट अदर डोंट, तो इसका तो आप खुद ही जवाब दीजिएगा। प्रोसेस ऑफ, पहले देखा हम लोग नेबुला रहता है, फिर रोटिंग स्टार, फिर प्लांट टेस्नियल होता है, फिर प्रोटोप्लांट्स एंड प्लैनेट प्लाज्मा बनते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद हमारा जो मून है वो कैसे बना। तो मून का फॉर्मेशन कैसे बना। मून देखो अर्थ के अराउंड रोटेशन करता है। जो मून का फॉर्मेशन है इसे जो थ्योरी है जेनेट इम्पैक्ट थ्योरी बोलते हैं। तो इसमें क्या था, इससे पहले देखते हैं हम 4-5 बिलियन अगो पहले जो अर्थ था नियर बाउंड एंड वेरी हॉट था, ठीक है। मार्स साइज बॉडी जो थी कोलसिया, जिसे हम कोलाइडेड विद अर्थ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ आउटर मटेरियल वाज थ्रोन इनटू स्पेस। दिस मटेरियल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, स्लोली दिस पार्टिकल कमाइड फ्रॉम द मून। मतलब कि माना जाता है कि बहुत साल पहले 4 to 5 बिलियन अगो पहले एक कोई बॉडी थी मार्स साइज की किया, जिसे हम कोलाइड बोलते, जो अर्थ से टकराई, और जो अर्थ का एक पार्ट था वो स्पेस में टूट के चला गया। जो कौन सा अर्थ का, आउटर अर्थ का मटेरियल, और फिर वो इस अर्थ के ही अराउंड रिवॉल्व करने लगा, और इससे क्या बना, हमारा मूव बना। तो अब ये क्वेश्चन है कि हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसके कुछ एविडेंस मिले। पहले एविडेंस क्या है, जो मून का जो कंपोजिशन है उसके जो मिनरल्स है जो अर्थ के कंपोजिशन से बहुत सिमिलर है। तो ऐसा हो सकता है द मून हैज स्मॉल आयरन कोर, हैवी मटेरियल स्टे इन अर्थ। जो आयरन कोर है मून का स्मॉल है। व्हाई डिड अर्थ गेट डिस्ट्रॉयड, बिकॉज कोलिजन वाज एट एंगल नॉट डायरेक्ट। एंगल हुआ तो इस एंगल ही से टकराया, नॉट डायरेक्ट, इसके लिए अर्थ नहीं पूरा डिस्ट्रॉय हुआ। एंड व्हाई मून रिलेटिवली लार्ज, इट फॉर्म द अर्थ ओन मटेरियल नॉट कैप्चर फ्रॉम स्पेस। तो अर्थ हिट मून स्प्लिट, मतलब अर्थ को हिट किया तो मून ने उसे अपना बना दिया। अब ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, तो ड्वार्फ प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, रिवॉल्व अराउंड, ये भी सन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है प्लैनेट के तरह ही अराउंड द स्पेस, बट ये क्लियर नहीं करता, अपना ऑर्बिट क्लियर नहीं करता। इसके ऑर्बिट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जैसे प्रेजेंट रहते हैं। और रिसेंटली हम लोग ने प्लेटो को ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया है। कौन से ईयर में किया है ये सब आप बताइए। सिंपल एंड प्लैनेट, यहाँ पे वही डिफरेंस है, तो इसे आप खुद कर लीजिए। एंड वी आर गोइंग टू नेक्स्ट सी इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्पेस में क्या था, स्पेस कैसे फॉर्म हुआ, फिर हमने देखा स्पेस कैसे फॉर्म हुआ, फिर हमने देखा सन कैसे बना, फिर हमने देखा कि मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारा अर्थ ये जिस पे हम रहते हैं वो कैसे बना। क्या आज जो अर्थ है क्या पहले भी वैसे ही अर्थ था? तो नो, बहुत हॉट था, रॉकी था, नॉर्थ नाइट। और कभी भी याद रखिए किसी भी इंसान या किसी भी जगह की जो लोगों की कंडीशन होती है वो हमेशा वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेस पे ही होती है। तो आपको अगर किसी सोसाइटी को समझना है तो उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेज 1 में स्टेजेस में देखेंगे तो पहला जो स्टेज है प्रीमोरिडियल अर्थ। प्रीमोरिडियल अर्थ मतलब हम पहले कैसा था अर्थ, और इसमें क्या आइडिया है कि 4 से 6 बिलियन अगर हमारा अर्थ फॉर्म हो गया था, और वो कम्प्लीटली मोल्टेन था, पिघला हुआ था, ना हार्ड नहीं था। एग्जांपल जैसे लावा ब्लास्ट होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो मोल्टेन रहता है, वैसा अर्थ। तो व्हाई वाज अर्थ हॉट, तो इसका कंटिन्यूअस कोलिजन, मतलब कोलिजन हो रहा था, प्लैनेटेसिमल रेडियो एक्टिविटी एंड ग्रेविटेशनल कंप्रेशन। स्टेज 2 डिफरेंशिएशन। स्टेज 2 में हम देखेंगे पहले स्टेज 1 में अर्थ जो था बहुत ही हॉट था। स्टेज 2 में डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले देखते हैं। सेपरेट ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन, अब हमने बताया डेंसिटी। अब क्या हुआ ना, जो डेंसिटी जैसी थी, जैसे इसकी ये इतना है, इसकी डेंसिटी ये दोनों सेम है, ठीक है। और यहाँ पे ये बड़ा, ये एक बड़ा, और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या किया, आपस में मिल गए, और ये दोनों आपस में मिल गए। जैसे आजकल आप लोग सोचते रहते हो कि हम मिल जाए तो मिल जाए, वही सब। तो ये डिफरेंशिएशन में क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी के हिसाब से मटेरियल अपने अलग अलग हो गए, अपना अपना ग्रुप बना लिए, ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए इस मेथड डिफरेंशिएशन की वजह से क्या हुआ, अर्थ का एक लेयर क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ, अर्थ का एक लेयर क्रिएट हुआ। जैसे ये अर्थ का लेयर है। जैसे 4 में क्या चला गया, 4 में पूरा लावा चला गया, लिक्विड मटेरियल, यहाँ पे सॉलिड, सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे एकदम सॉलिड, क्योंकि हर मटेरियल जिसकी डेंसिटी जैसी थी वापस में मिल गए। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, दूध गर्म रहता है, जब ग्लास में निकालते हैं तो क्या होता है, दूध के ऊपर एक परत बन जाती है, ठंडा होता है, तो वो भी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है। वो परत से आप मलाई कहते हैं, उठाते हैं, और नीचे लिक्विड रहता है, वैसे ही अर्थ जब ठंडी होने लगी तो डिफरेंशिएशन होने लगा, और जो मटेरियल की जितनी डेंसिटी थी वो आपस में मिलने लगे। तो पहले जो आउटर मटेरियल ऊपर का, मोस्ट ऊपर का जो ये पार्ट है अर्थ का, ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्रस्ट कहते हैं, और फिर क्रस्ट के बाद आया हमारा ये वाला पार्ट जिसे हम मेंटल कहते हैं, और लास्ट में कोर के इनके भी बहुत सब डिवीजन है। हम इन्हें नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ का चैप्टर पढ़ेंगे, तो ठीक है। डेलिकेट, अब देखिए व्हाई कोर हॉट, और अभी भी कोर इतना हॉट क्यों है, ये कैसे पता चला कि हमें कोर हॉट है। वोल्केनिक इरप्शन, जब भी वोल्केनो फटता है तो अर्थ के अंदर से लावा निकल रहा है, तो समझ में आ रहा है कि कोर क्या है, हॉट है। अब स्टेज 3 फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब ये जमीन, ओके। लिथोस्फीयर मतलब जमीन, मतलब अर्थ के ऊपर ये पूरा जमीन कैसे बना। पहले तो मेल्टन था, लावा था, मेल्टन कंडीशन में थी। जब अर्थ कूलिंग होने लगी तो जो आउटर सरफेस था वो ठंडा होकर सॉलिड क्या हो गया, क्रस्ट बनाया। जैसे मैंने आपको मिल्क में बताया था कि जैसे मिल्क में थिन लेयर बनती है, वैसे ही जब अर्थ भी कोल्ड होने लगी तो सॉलिड क्रस्ट फॉर्म करती है, वैसे हमारा लिथोस्फीयर बनता है। अब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब हमारी हवा, हवा मतलब
इन्वायरमेंट में जो हवा लेते हैं, लिथोस्फीयर मतलब जमीन, एटमॉस्फेयर मतलब हवा, और आगे हम एक और स्फीयर पढ़ेंगे। अच्छा बताइए क्या मिलता है? हवा, पानी और देखो मैंने बता दिया पानी, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं जमीन। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें तो हम देखेंगे। हमने लिथोस्फीयर कवर कर लिया, अब हम जा रहे कवर करने हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या हुआ? पहले स्टेज पे क्या था? अर्थ के पास बहुत सारा हाइड्रोजन एंड हीलियम था, ठीक है। अब हाइड्रोजन एंड हीलियम का क्या हुआ? लॉस हो गया, क्योंकि सोलर वाइंड आई तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो गैसेस थी सोलर वाइंड की वजह से उड़ गई, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पुल भी क्या था इनका? कम। लॉस ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन फर्स्ट स्टेज पे हुआ। सेकंड स्टेज पे देखिए क्या हुआ? डी गैसिंग। डी गैसिंग क्या होता है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड मीथेन। जैसे प्रेशर कुकर से स्टीम निकलता है तो अंदर और भी तो गैसेस बनती है, प्लस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग गैसें बनी, बस यहाँ पे याद रखना हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम पे प्लांट नहीं था। अब धीरे धीरे क्या होता है? वाटर वेपर की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब क्या होते हैं? कोलिजन करते हैं, फिर अपना क्या करते हैं? ये बारिश होती है। जब बारिश होती है तो समुद्र बनता है। समुद्र बनने की वजह से एक ब्लू नामक एल्गी रहती है जो फोटोसिंथेसिस करती है, और फोटोसिंथेसिस करके वो ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो इस तरह ऑक्सीजन बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर तैयार हो गया। पहले हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या हो जाते हैं? कट। ये हो गया टाटा बाय बाय, किसके? सोलर वाइंड की वजह से। इस गैसिंग की वजह से हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन एंड मीथेन। और थर्ड में एल्गी ने क्या बनाया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनाने की वजह से क्या बनता है हमारे पास? फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस की वजह से हमें क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों रिमेंबर हो जाएंगे। अब हमने हाइड्रोस्फीयर का वो मैंने आपको बता दिया, फिर एक बार देखते थे। वाटर वेपर की वजह से क्या हुआ? कूलिंग हो रही थी। देखिए जब अर्थ गर्म था, अब अर्थ धीरे धीरे ना ठंडा हो रहा है। तो जब कोई चीज ठंडी होती है तो वाटर वेपर छोड़ती है, नमी छोड़ती है। तो जब नमी छोड़ती है वाटर वेपर, तो क्या हुआ? रेन हुई, बहुत कंटिन्यू बारिश हुई, ठीक है। और उसके वजह से कंटिन्यू बारिश हुई, कूलिंग हुआ, और कंटिन्यू बारिश की वजह से हमारा हाइड्रोस्फीयर वजूद में आया। हाइड्रोस्फीयर के बाद ही वहाँ पे सिंगुलर सेल जन्म लिया। सिंगुलर सेल ने जन्म लिया, उसने फोटोसिंथेसिस की, और फोटोसिंथेसिस के बाद ही हमारा ऑक्सीजन अर्थ पे आया। पहले ऑक्सीजन नहीं था, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। एंड वाई ओशन फॉर्म ओनली आफ्टर कूलिंग। ये तो सिंपल ही है, अभी बताया था, फिर भी एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब हमने सब देख लिया। ये हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है, जिसमें हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब अर्थ पे लाइफ कैसे आई? तो ये पहले शुरू में क्या था? वेरी हॉट एयर था, नो ऑक्सीजन, नो वाटर, कोई भी लाइफ नहीं, कुछ भी नहीं थी। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन हुआ। हाँ ये याद रखना आप लोग, केमिकल रिएक्शन हो रहा था, ग्रेविटेशनल पुल हो रहा था, ये सब केमिकल रिएक्शन हुआ। मॉलिक्यूल सेल बने, सिंगुलर सेल बने बारिश होने के बाद ओशन में। और ये हमें प्रूफ कहाँ से मिलता है? ओल्ड जो फॉसिल थी ना उसमें से मिलता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट थी उस टाइम पे, और उस फॉसिल से ये प्रूफ मिलता है। और उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने फोटोसिंथेसिस किया और ये हुआ। बेसिक आइडिया क्या है? लाइफ क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शन दैट मैटर इन ऑर्गेनिक लिविंग मैटर। ये हमारा केमिकल रिएक्शन तो साइंस का पार्ट है, तो इसे हम साइंस में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये स्टेप बाय स्टेप केमिकल फॉर्म, ये सारे केमिकल बने, हाइड्रोजन में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बने। फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एल्गी और उसके बाद अमीनो एसिड के साथ। और फर्स्ट लिविंग सेल फॉर्म हुआ क्या? बैक्टीरिया। देखिए यार हम लोग कब से इसी की बात कर रहे थे, और ये बाबा जी यहाँ पे है, बैक्टीरिया फॉर्म हुआ। व्हेन डिड लाइफ स्टार्ट? अब देखिए लाइफ कब स्टार्ट हुई? तो लाइफ स्टार्ट हुई 3.8 बिलियन ईयर अगो। फर्स्ट लाइफ कौन सी थी? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। ट्रिक है नो ऑक्सीजन, प्लैनेट ऑक्सीजन एंड फिर लाइफ। ओके, अब हम देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसे सबका टाइम होता है वैसे ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी होता है। ये क्या हो रहा है? मिस्टेक हो रहा है, देखिए। हाँ, अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कभी भी हम ना नीचे से पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं। अब नीचे से पढ़िए, देखिए सबसे पहले आता है इकोन। क्या आता है? इकोन। और इकोन के अंदर ही सब है। तो पहले क्या है? इकोन। इकोन को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। तो ओरिजिन ऑफ स्टार, सुपरनोवा, बिग बैंग, ठीक है। ये कब का टाइम है आप देख सकते हैं, 5000 से लेके 13700 मिलियन पहले का। इसमें पीरियड नहीं था, एरा था, इकोन और ईयर बिफोर प्रेजेंट। यहाँ पे ईयर दिया गया है 5000 मिलियन ईयर। और इस पीरियड में कौन सी लाइफ मेजर थी? तो इसमें सिर्फ सन का ओरिजिन हुआ था, और किसका ओरिजिन हुआ था? यूनिवर्स का। फिर दूसरा आता है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन मतलब 500 से 4800 मिलियन ईयर अगो, जो प्री कैम्ब्रियन में हमारा कौन सा एरा है? प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन एरा में हम देखते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा में भी हमारे 2 पीरियड है। कौन सा? प्रीटोजोनिक, एल्केन एंड हाइडन। इपोक तो नहीं है, टाइम पीरियड दिया है। यहाँ पे कौन कौन सी लाइफ जमा हुई? सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और ओशन कंटेंट फॉर्म हुआ। फिर अभी तक इकोन चल रहा है, मैं इकोन की बात करूँ, इकोन चल रहा है अभी, ये ध्यान रखेगा। और ये पहले क्या है? ये एरा कौन सा आता है? इसके अंदर ही 3 एरा आते हैं। पहला एरा है सैनोजिक एरा एंड मीसोजिक एंड पैलोजिक। ओके, सैनोजिक, मीसोजिक, पैलोजिक। तो हम पहला एरा देख रहे हैं, पैलोजिक एरा जो पुराना है, पी से पैलोजिक पुराना। ओके, पास्ट, ऐसे याद रखिए, पी से पैलोजिक एरा पुराना, पास्ट। ओके, इसमें क्या हुआ था? पीरियड इसके अंदर भी देखिए अलग अलग पीरियड है, प्रीमैन, कैब्रिनिया, सेलिनस, सिग्नेस, ये सब डिटेल में जाना है तो आप जा सकते हैं। और हर पीरियड में कौन सी लाइफ और मेजर इवेंट हुए? तो नो टेरेस्ट्रियल लाइफ थी पहले कैब्रियन में, ऑडिशन में फर्स्ट फिश आई, फर्स्ट टर्टल आया, फिर एम्फिनिया आई, वर्टिकलैपिड, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए फिर इकॉन में हम देख रहे थे एरा, पहला एरा देख लिया। और मीसोजिक मिडल याद रखिए। इसके अंदर भी 3 पीरियड है, जैसे क्रिस्टियोस, जेरिस एंड टेस्टिक। इसमें क्या हुआ? एक्सट्रीम डायनासोर, एज ऑफ डायनासोर, मीसोजिक को ही बोलते हैं, ये याद रखिए। ओके, फॉक्स एंड टर्टल टेरेस्टिक पीरियड में थे। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं और इंप्रूव करूंगी। और सेकंड में क्या है? इकॉन्स में एरा ही है, जैसे कैनोजिक 6 to 5 मिलियन अगो टू प्रेजेंट टाइम। एंड पीरियड क्या था? क्वार्टनरी एंड टेरिटरी। इसके अंदर 2 पीरियड आए। यहाँ पे देखिए, ये जो सैनोजिक है एरा अभी, और पीरियड क्वार्टनरी, यही अभी का टाइमलाइन है, ठीक है। मॉडर्न मैन हमारा इकॉन कौन सा है? प्री इकॉन एरा क्या है? सैनोजिक एरा। और पीरियड कौन सा है? क्वार्टनरी पीरियड। और इपोक कौन सा है? होलोसीन इपोक। ओके, होलोसीन इपोक। और उसके अंदर 2 है, पैलेस्टीन नहीं, वो पहले का है। अभी हमें कौन से मॉडर्न मैन